आज का टॉपिक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन कंपार्टमेंटलाइजेशन का तीसरा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वोट प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, क्लैथरीन, कॉप 1, कॉप 2। अभी इनका उपयोग जो है वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ये कैसे मेम्ब्रेन में कंपार्टमेंट बनता है, कैसे दो मेम्ब्रेन्स जो होते हैं आपस में फ्यूज करते हैं, कैसे पूरा मैकेनिज्म डील किया जाता है, उसी क्रम में आज हम लोग सबसे पहले एआरएफ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एआरएफ प्रोटीन्स क्या होते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हम लोग देखेंगे। इन दोनों के देखने से हमारे जो समझ है वो और भी विकसित होगी। देखिए, हमारा जो मेन फोकस है इस टॉपिक का वो ये होता है कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या है, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग आउटकम्स। तो इस टॉपिक को पढ़ने से हमारा लर्निंग आउटकम पहला है फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में वेसिकल्स का निर्माण जो है वो हमारा पहला लर्निंग आउटकम। दूसरा है कि टारगेटिंग ऑफ द फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। कौन मेम्ब्रेन किससे जुड़ेगा उसका टारगेटिंग भी हमारा काम है। और इसका मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट क्या है, मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स, उसको हमें पढ़ना है। ये हमारे लर्निंग आउटकम्स। अगर हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारी समझ में कि वेसिकल्स का कैसे निर्माण होता है, मतलब एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में वेसिकल्स का कैसे निर्माण होता है, फिर कैसे दो मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाते हैं, मिल जाते हैं, और इसका क्या मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट है। ये हमारा लर्निंग आउटकम्स है। तो इन लर्निंग आउटकम्स पर बहुत तरीके से ध्यान देना है कि क्या हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये बता सकते हैं कि ये वेसिकल्स जो इस तरह से बनता है मेम्ब्रेन में कैसे बन गया, कैसे दो मेम्ब्रेन या दो जो ऑर्गेनेल्स हैं आपस में फ्यूज करते हैं, और उसका क्या मॉलिक्यूलर बेसिस है। यही इसका उद्देश्य है। आज जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले वह है एआरएफ प्रोटीन्स। ठीक है, एआरएफ प्रोटीन्स। एआरएफ प्रोटीन्स को हम कहते हैं कि यहाँ पर एआरएफ का फुल फॉर्म अगर देखें, ए का मतलब होता है एडिनोसाइल। एडिनोसाइल हम पूरा नहीं लिखते, हम एडीपी लिख देते हैं, ठीक है ना, एडीपी। एडीपी और आर का मतलब होता है राइबोसाइलेशन, और एफ का मतलब होता है फैक्टर। अर्थात एआरएफ का फुल फॉर्म है एडीपी राइबोसाइलेशन फैक्टर। एडीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, राइबोसाइलेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से ये मेम्ब्रेन को टारगेटेड करता है। इसका रोल क्या है? अगर रोल की बात करें, ये मेम्ब्रेन ट्रैफिक में इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन द मेम्ब्रेन ट्रैफिक। मेम्ब्रेन ट्रैफिक का टर्म तो सब लोग समझते हैं। मेम्ब्रेन ट्रैफिक का मतलब होता है कि कौन से मेम्ब्रेन से क्या चीजें कहाँ जा रही। मान लो हम लोग कहते हैं कि गोल्जी बॉडी से कुछ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो गोल्जी बॉडी का क्या होता है, एक कार्गो है, वो अपने में सामान रखता है और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ्यूज करता है। हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी में गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक कार्गो जिसमें कि जो सामान है वो रहता है और वो गोल्जी बॉडी में फ्यूज करता है। फिर कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में गया, तो वो कार्गो गया, है ना। अगर गोल्जी बॉडी से, मतलब ये ट्रैफिक है भाई।
जैसे शहर में बहुत सारी गलियां आपस में जुड़ी रहती हैं, सड़कें जुड़ी रहती हैं और सबकी व्यवस्थाएं बनी रहती है, उसी तरीके का ये ट्रैफिक जो है यहाँ पर दिखा जाता है। उस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए आपको ARF प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन ट्रैफिक, मेम्ब्रेन में ट्रैफिक को ये के प्रति इन्वॉल्वमेंट है इसका। उसके बाद जो अगला पॉइंट इसमें आता है वो आता है कि ये अभी रोल में ही देख रहे हैं हम लोग कि रिस्पॉन्सिबल है ARF जो है, ARF इज रिस्पॉन्सिबल, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो एक तो हमने कहा मेम्ब्रेन ट्रैफिक। मेम्ब्रेन ट्रैफिक में कैसे? तो असेंबली ऑफ कोट प्रोटीन 1 एंड क्लैथरीन, कोक प्रोटीन 1 और क्लैथरीन का असेंबली विथ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन पर ये जो जुड़ते हैं COP1, कोट प्रोटीन 1 और क्लैथरीन, इनको जुड़ने में, जुड़कर एक जगह जमा होने में यह ARF मदद करता है। कहने का मतलब है कि जब मेम्ब्रेन में, आप ये देखें कि थोड़ा सा हमने दिखा रहा, मैं दिखा रहा हूं, ये क्लैथरीन कोट है, ठीक है। जब ये मेम्ब्रेन में जोड़ेंगे तो मेम्ब्रेन क्या होगा? टेढ़ा होना शुरू होगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा? मेम्ब्रेन बहुत टेढ़ा हो जाएगा, मतलब इसे देखो बड की तरह यहां दिखेगा। और ये बड किसके कारण बन पा रहा है? ये क्लैथरीन के प्रोटीन के कारण बन पा रहा है। देखिए, ये क्लैथरीन है जो इसको मोड़ रहा है। तो इस असेंबली को मैनेज करने के लिए हमको चाहिए ARF। हम अभी एक डायग्राम से दिखाएंगे ही, लेकिन ARF क्या करता है? इस पूरे काम को करने में मदद करता है, ठीक है। तो आपके मन में एक सवाल तो आएगा, आना भी चाहिए, कि सर कोट प्रोटीन 1 और क्लैथरीन के असेंबली में ARF रिस्पॉन्सिबल है, तो कोप प्रोटीन 2, कोट प्रोटीन 2 जो है उसके असेंबली के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है ना। कोट प्रोटीन 2 के असेंबली के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम लोग बोलते हैं SAR1 प्रोटीन। मतलब ये उसी प्रकार से यहां काम करता है जिस प्रकार से ARF काम करता है असेंबली में। तो कोप 1 और क्लैथरीन के लिए ARF जरूरी है असेंबली के लिए मेम्ब्रेन पर, जबकि कोप 2 के लिए कौन जरूरी है? सार प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड SAR1। इन सब का फुल फॉर्म होता है, लेकिन अभी आप एक शॉर्ट फॉर्म में से दिमाग में रखिए, SAR1। तो SAR1 जो है वह कोप 2 प्रोटीन के इसमें पार्टिसिपेट करता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर ये SAR1 कैसे काम करता है और क्या हम इसको एक डायग्राम द्वारा देख सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग इसको डायग्राम द्वारा देख सकते हैं। तो इस डायग्राम को हमने अल्बर्ट से लिया है, और इस डायग्राम में ये जो मेम्ब्रेन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है। ये अंदर का हिस्सा है और ये अंदर का हिस्सा ल्यूमेन है, और ये बाहर का हिस्सा है, आउटर पार्ट है, और आउटर पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। तो पहला चीज ये कॉन्सेप्ट आ गया कि ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर पढ़ा जा रहा है। अब हम लोग, क्या हम लोग को देखना है? हम लोग को देखना है कि कैसे चीजें असेंबल्ड होती हैं और कैसे मिलकर एक साथ काम करती हैं। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे, ये एक लेफ्ट साइड टॉप में लिखा हुआ है इनएक्टिव सॉल्युबल SAR1 GDP। SAR1 का मतलब हो गया कि ये COP2 प्रोटीन के असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो COP2 प्रोटीन के असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी इसका स्टेटस कैसा है? अभी ये इनएक्टिव है, और इनएक्टिव होने पर क्या है इसमें जुड़ा हुआ? GDP जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? GDP। देखो विद्यार्थियों, किसी भी डायग्राम को यूं ही नहीं चलते हैं, उस डायग्राम का हर एक बिंदु पर ध्यान देते हैं। ये जो अभी आप पीला वाला देख रहे हैं, इसमें इसे हम लोग बोल रहे हैं SAR GDP, SAR1 GDP, और ये सॉल्युबल है। ये क्या है? सॉल्युबल है, मतलब साइटोप्लाज्म में ये घुला हुआ है।
ये तो ठीक है, ये जीडीपी है इस प्रोटीन का, ये सार1 इसका हिस्सा है। और ये जो ब्राउन वाला एक यहाँ पर रिबन है, इस रिबन के बारे में कह रहा है ये बुक, ये एम्फीपैथिक हेलिक्स है, एम्फीफिलिक हेलिक्स है। मतलब ये आपको प्रोटीन का एक ऐसा हेलिक्स है जो स्विच की तरह काम करेगा, स्विच नहीं बोले हम लोग, पट्टी की तरह काम करेगा। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इस इनसॉल्युबल इनएक्टिव सॉल्युबल SR1 जीडीपी के लिए मेम्ब्रेन में एक रिसेप्टर है, और वो रिसेप्टर आप सबको दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का रिसेप्टर है जिसको हम लोग कह रहे हैं SAR1 GEF, जेफ। ठीक है, SAR1 जेफ इसका नाम है। ये रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर के प्रेजेंस में क्या होता है, तो इस रिसेप्टर के प्रेजेंस में आप देखेंगे कि एक रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन ये हो रहा है कि जीडीपी बाहर निकल जा रहा है, ये जीडीपी बाहर निकल जा रहा है, और जीटीपी इसके साथ जुड़ जा रहा है, जीटीपी। तो अब देखिए आप क्या हो गया कि जो SAR1 जीडीपी था, अब वो SAR1 जीटीपी हो गया। ठीक है, जैसे ही जीटीपी हुआ ये एक्टिव हो गया, अब इनएक्टिव था, ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और इसका फ्लैप जो है, ये एम्फीफिलिक हेलिक्स जो है, उस हेलिक्स को देखिए, वो हेलिक्स क्या हो गया, वहां से हटकर ये मेम्ब्रेन के साथ जुड़ गया। ये एम्फीफिलिक हेलिक्स जो है वह मेम्ब्रेन के साथ जुड़ गया, और मेम्ब्रेन में ये स्ट्रक्चर फिक्स हो गया। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ये एक्टिव है और मेम्ब्रेन बॉन्ड है। अब ये क्या था, सॉल्युबल इन साइटोसोल, ये साइटोसोल में सॉल्युबल था। और अब ये क्या हो गया कि अब ये साइटोसोल से आकर किसमें जुड़ गया, मेम्ब्रेन में। तो इसको बोले एक्टिव मेम्ब्रेन बॉन्ड SAR1 जीटीपी। अब ये मेम्ब्रेन में जुड़ गया। ये जो मेम्ब्रेन है, क्योंकि जब भी कोई फ्यूजन होता है, मान लो कि हम बोले कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है, इसमें एक वेसिकल बना, कार्गो बना, ये कार्गो के अंदर में कुछ मटेरियल है, और ये मटेरियल लेकर वो जाकर गोल्जी बॉडी में फ्यूज कर गया, और गोल्जी बॉडी के अंदर में उस मटेरियल को सप्लाई कर दिया। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, डोनर। ठीक है, और इससे हम लोग क्या कहते हैं, टारगेट। ठीक है, ये डोनर जो हो गया, मान लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये डोनर हो गया, और ये जो है वेसिकल, इसे हम लोग कहते हैं कार्गो। इस कार्गो में माल है, और वो जाके टारगेट में फ्यूज करके उस सामान को सप्लाई कर दिया। तो यहां पर क्या कह रहा है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है, ये डोनर मेम्ब्रेन है। मतलब ये जो है चीजों को लेकर जाकर किसको देगा, अगर ये मान लो गोल्जी बॉडी हम यहाँ पर लेंगे एग्जाम्पल, ये गोल्जी बॉडी को देगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और अब इसको अपने आप को तैयार करना है किस काम के लिए, इस पूरे काम के लिए। तो पहला काम क्या हुआ कि जो इनएक्टिव सॉल्युबल इन साइटोसोल SAR1 जीडीपी था, वह एक्टिव हुआ, एक्टिव हो गया और मेम्ब्रेन में जाके जुड़ गया। और मेम्ब्रेन में तभी जुड़ पाया जब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, जीटीपी। इसको बहुत गौर से देखिए, जीडीपी की जगह पर जीटीपी आ गया, जीडीपी बाहर जीटीपी अंदर, इसका मतलब यहां पर एक्सचेंज फैक्टर काम कर रहा है। अब सेकेंड वाले पार्ट में आते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में क्या हम लोग देख रहे हैं, तो सेकेंड वाले पार्ट में हम लोग देख रहे हैं इसी तरह का एक मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। अब देखिए SAR1 जीटीपी है, यहां पर यही है जीटीपी SAR1, और ये उसका एम्फीफिलिक हेलिक्स जो मेम्ब्रेन में। अब इसके साथ एक प्रोटीन आके जुड़ता है जिसका नाम है SEC23। SEC23 से एक दूसरा प्रोटीन जुड़ता है, उसका नाम है SEC24। इन सब के बारे में अभी आपको बताएंगे। और SEC24 जो है वो कार्गो रिसेप्टर से जुड़ता है, और ये है कार्गो। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे बदलाव आया है, क्योंकि कार्गो किससे डेवलप हो रहा है, कार्गो बन रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में, ये कार्गो है। इस कार्गो को पता होना चाहिए कि हम कार्गो हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग को क्या सिखाया जाता है कि हम लोग इंसान हैं, हमें ह्यूमैनिटीज होना चाहिए, हमें दया होना चाहिए, हमें सबके साथ। ये हमें बार बार क्यों बताया जाता है, ताकि हम इसको फील कर सकें कि हमको इस तरह से एक्ट करना है। उसी तरीके से क्या है,
ये जो मेम्ब्रेन है जिससे कि कार्गो बन रहा है, उस मेम्ब्रेन को भी ये रियलाइज कराना है कि तुम ही कार्गो हो, तुम ही को लेकर जाकर गोल्जी बॉडी में मटेरियल को सप्लाई करना है। तो आप देखिए कार्गो रिसेप्टर है और इसके साथ कार्गो जुड़ चुका है, और यह एक प्रकार से एक सिंक्रोनाइज्ड वे में डोनर का, डोनर की तैयारी जिसको कहते हैं ना, कि तैयार कर देना, ये जाके टारगेट से जाके जुड़े, उसके लिए इस असेंबली के लिए ये सार1 जीटीपी जो है वह रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सार1 प्रोटीन का जो इमेज का वर्क था यह भी आप लोगों ने देखा। सार1 प्रोटीन के बारे में हम लोग कहते हैं ये तो असेंबली का काम करता है, जोड़ने में मदद करता है, और यह है इट इज अ कोट प्रोटीन 2, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कॉप2। रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट जीटीपीएस। सार प्रोटीन क्या है, कोट प्रोटीन 2 को रिक्रूटमेंट या असेंबली इसको हम लोग बोलते हैं, असेंबली करने वाला जीटीपीएच होता है। ठीक है, अब यहां सबसे पहला सवाल होता है कि सार1 प्रोटीन इज इनएक्टिव। ये इनएक्टिव कब होता है? अब हम सब लोग जान चुके हैं कि सार1 प्रोटीन कब इनएक्टिव होता है। तो जब इस सार1 जीडीपी, जब सार1 जीडीपी रहता है यह इनएक्टिव रहता है। तो अब हमको एक्टिव कराना है, तो सार1 जीडीपी, यहां पर क्या होगा, दो फॉस्फेट उस पर होता है, जीटीपी, जीटीपी आएगा, जीडीपी निकलेगा, और ये हो जाएगा सार1 जीटीपी। जैसे ये हो गया, ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अभी सार1 जीडीपी क्या था, इनएक्टिव था, यह क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ये एक्सचेंज फैक्टर हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज फैक्टर, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, नेफ, या फिर चूंकि ग्वानोसाइन से है ना, तो हम उसको बोलते हैं ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं, इसको वहां पर डिस्कस किया गया है। इस तरह से इसको एक्टिव किया जाता है। एक्टिव करने के कारण क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि जो एम्फीफिलिक एम्फीफिलिक जो हेलिक्स है, इसका दो स्टेट है। ठीक है, जब इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव सार1 जीडीपी, तो एम्फीफेलिक हेलिक्स जो होता है इसको हम लोग ए एच से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर ए एच जो है, ए एच अंदर सिकुड़ा हुआ रहता है, अंदर सिकुड़ा हुआ, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर जब उसको एक्टिव करते हैं हम लोग, सार1 जीटीपी करते हैं, तो जो एम्फीफिलिक हेलिक्स होता है वो बाहर आता है और मेम्ब्रेन में धंस जाता है। एकदम अगर हम सामान्य देसी भाषा में इसको, अगर इस विज्ञान की घटना को हम बताएं, तो यही घटना वहां पर दिखाया गया है। अच्छा, ठीक है, वो तो हम लोग उस दूसरे तस्वीर में देखे। ठीक है, इस तस्वीर में क्या था कि जैसे ही ये होता है, ये देखिए धंस गया, मेम्ब्रेन में धंस जाता है। उसी घटना को यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए, धंस जाता है, तो ये जो घटना है यह इसके साथ होता है और इसकी एक्टिविटी चेंज करता है। अब देखिए विद्यार्थियों, एक काम तो हमें समझ में आया कि किस तरह से सार1 जो है वह
मेम्ब्रेन में अपने काम को कैसे परफॉर्म करता है, कैसे सेक 23-24 जो है, जो कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, वह तो ये सभी जो टर्म है वह कोट प्रोटीन 2 से जुड़ा हुआ, कोट प्रोटीन 2 से जुड़ा हुआ ये सारा टर्म है। कौन कौन? SAR1 GDP, SAR1 GTP, उसके अलावा सेक 23-24, कार्गो रिसेप्टर, कार्गो। तो कार्गो और कार्गो रिसेप्टर सबके साथ कॉमन होता है, बट ये जो है आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये जो 3 पार्ट है, SAR1 GDP, SAR1 GTP और सेक, ये सिर्फ और सिर्फ कॉप प्रोटीन 2 के साथ ही इसका जुड़ाव होता है। तो यह एक टॉपिक था कि कैसे मेम्ब्रेन में कैसे चीजें रिक्रूट की जाती हैं, कैसे चीजों को अरेंज किया जाता है, कैसे ये सारी व्यवस्थाएं विकसित होती हैं।